जब हमारी सिग्नेचर उन्होंने रजिस्टर ऑफिस में ली, तो उस समय उसके बाद में उन्होंने हमसे एक हमारे हाथ में चेक थमा दिया। उसके बाद चेक थमाने के बाद हमको पता चला कि हमको ये पैसे मिले। इतने कम दिए कि हमारी कंप्लीटली सरकार ने हमारी फसवणूक की है, हमको धोखाधड़ी दी है, धोखा किया हमारे साथ में। सर्व्हिस देईन, पुन्हा तुम्हाला वाढीव पैसा देईन, आणि काहीच त्यांनी आमची दक्षता घेतली नाही। आता काय करावं? इधर उधर से दलाल लगा के वो हमारी ज़मीन खरीदी। अब इनको भी बेवकूफ़ बना दिए, मतलब तुमको नौकरी देंगे, ऐसा करेंगे और आगे तुमको और फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा बोल बता के हमारे से वो ज़मीन खरीद लिए। हम जो काम हमारा करेंगे हम उसको मतदान ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर से काम नहीं हुआ तो हम मतदान हम जो आज की सरकार है इनके विरोध में करेंगे मतदान। हर अमरावती का हर धरणग्रस्त, वाशिम, अमरावती, अकोला, ये सब धरणग्रस्त प्रचार करेंगे विरोध में इनके। माय पोरग एक अखम आहे, आज 3-7 जो माय पाठीमागं आहे, मी काय करणार आहे? 9 जो माय पाठीमागं आहे, मी काय त्याला काय पालवणार आहे? माय लेकरं रस्त्यावर बसले आहे। माय पोरग एक अखम आहे, बोलता नाही येत, काय न पोट भरण तो। आज 4.5 एकर माय वावर गेलं, 300 झाडं कच कापून टाकले। अगर हमारा काम ये 100% करते हैं तो हम इलेक्शन देवेंद्र फडणवीस साहब को और एकनाथ शिंदे साहब को मतदान करेंगे। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम आने वाले इलेक्शन में बहिष्कार डालेंगे, ये हमारी मांगनी है। नमस्कार, मंडल न्यूज़ आज आ पहुंचा है कलेक्टर ऑफिस अमरावती के सामने, जहां पर किसानों ने ठान लिया है सरकार के खिलाफ जाने का। यहां पर किसान कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे किसान आंदोलन के आयोजक और संस्थापक अध्यक्ष मनोज भाऊ से। मनोज भाऊ, आप बताइए कि आपकी क्या मांगे हैं? सबसे पहले तो हमारे सभी लोग जो है ये डैम से प्रभावित हैं। ये किसानों ने सरकार को अपनी ज़मीनें दे के, ज़मीन बोले तो हर एक किसान का सबसे महत्व का एक अंग है, क्योंकि किसान ज़मीन के सिवाय जी नहीं सकता। उसका पूरे कई पीढ़ियाँ ज़मीन पे गुजारी है उन्होंने। उनका जो उदर निर्वाह का साधन जिसको बोलते, वो केवल और केवल खेती है, और वो सरकार को बहुत कम दाम में इन्होंने दिए है। मतलब यह है कि 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, वो होने के बावजूद 150 साल तक चला, वो अंग्रेज़ों ने बनाया हुआ था। 150 साल से चला हुआ वो कानून 2013 तक चला, तो वो कानून भी हमको चलता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ने विदर्भ का जल सिंचाई का जो अनुशेष था, बैकलॉग था, वो कंप्लीट करने के लिए 2006 में 200 से अधिक डैम को मान्यता प्रदान की, और उसके बाद में इसको ज़मीन जल्दी चाहिए, और ये जो पूरे डैम है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया, एक योजना तैयार की। वो योजना ये थी कि 1894 का कानून होने के बावजूद उन्होंने एक GR निकाला, एक सभागृह में पारित किया। उस समय पारित होते समय सभी जनप्रतिनिधि थे, आमदार थे, ये विधानसभा में पारित हुआ। तो उस समय क्या किया कि एक GR निकाला 6 जून 2006 को, और 2006 के वो GR के अंतर्गत इन्होंने विदर्भ की कम से कम 16,000 हेक्टर माने 50,000 एकड़ के आसपास ज़मीन उन्होंने अधिग्रहित कर ली। और वो ज़मीन ऐसे ली, उसमें जो ड्रॉप बनाया उन्होंने खरीदी का, जैसे आपका मेरा कोई व्यवहार हो गया तो मुझे कोई ये नहीं है, प्रावधान नहीं है कि मैं आपको कोई ज़्यादा उसके मुआवजा और बढ़ा के मांगूँ। तो उन्होंने यही ड्रॉप में लिखा कि मैं किसी भी कोर्ट में आगे की कार्रवाई करने के लिए या फिर ज़्यादा मुआवजा बढ़ाने के लिए कोर्ट में नहीं जाऊंगा। अपने परिवार के 5% आरक्षण है, समांतर आरक्षण, उसके साथ मेरे बेटे को या फिर मेरे परिवार के किसी सदस्य को नौकरी नहीं मांगूंगा। और बहुत सारे है जो कि कानून के तहत में दायरे में आते हैं। तो उन्होंने ये सब ड्रॉप में किसानों के तरफ से लिख कर ले लिया, जबकि उन्होंने लिखा, किसानों को कुछ मालूम नहीं था इसमें से। और हमारे किसानों की ज़मीन, हमारी ज़मीन कम दाम में मिनिमम 39,000 रुपये प्रति एकड़ से उन्होंने खरीद ली, और हमको कोर्ट में जाने का कोई राइट नहीं लिखा। हमारे हमको कितना दाम दिया, कितना हमारा जो भाव है, दर है, रेट है हमारा, वो कितना दिया हमको पता नहीं था।
जब हमारी सिग्नेचर उन्होंने रजिस्टर ऑफिस में ली, तो उस समय उसके बाद में उन्होंने हमसे एक हमारे हाथ में चेक थमा दिया। उसके बाद चेक थमाने के बाद हमको पता चला कि हमको ये पैसे मिले। इतने कम दिए कि हमारी कंप्लीटली सरकार ने हमारी फसलों की है, हमको धोखाधड़ी दी है, धोखा किया हमारे साथ में। तो उसी के लिए पहली डिमांड है हमको कि हमको 2013 के कानून के तहत हमको वाडियो मुबादला दिया जाए। एक है। दूसरी बात है कि कानून ये कहता है, पुनर्वसन एक्ट में बताया है कि किसी भी व्यक्ति की जमीन, किसान की ज़मीन अगर डैम के सिंचाई डैम के लिए अगर ली जाती है तो उसके घर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मुहैया किए जाती है। लेकिन सरकार ने उसको प्रमाण पत्र दिया, लेकिन प्रमाण पत्र देने के बाद में उस प्रमाण पत्र पर जो सरकार का समांतर आरक्षण है 5%, उसकी कोई अमलबजावनी नहीं हुई। और इसके कारण आज वो जो आंकड़ा है वो कम से कम 1 लाख से अधिक हो गया। अब सरकार नौकरी नहीं दे सकती, अभी तो सब कंत्राटी पद्धति से चालू है नौकरी देना सरकार की। तो हमारा एक राइट बनता था और वो सरकार का एक दायित्व था कि प्रमाण पत्र जिसको दिया गया है, जिसकी ज़मीन डैम के लिए दी गई है, उस व्यक्ति को नौकरी देना सरकार का आद्य कर्तव्य था। लेकिन सरकार ने उसको नहीं किया, बहुत कम लोगों को दी गई। इसके लिए हमारा कहना है कि वो जो 5% आरक्षण है उसको कम से कम 15% किया जाए। और 15% भी अगर सरकार नहीं दे सकती है तो एक व्यक्ति को, प्रमाण पत्र धारक व्यक्ति को मिनिमम 30 लाख रुपए उसको दिया जाए अनुदान के रूप में, ताकि वो अपने आगे के भविष्य का उदर निर्वाह का साधन निर्माण कर सके। इतनी रास्ता और अपेक्षित हमारी डिमांड है। तीसरी डिमांड है, आप जानते हैं कि हर जाति न्याय आर्थिक विकास महामंडल स्थापित किया गया है, लेकिन प्रकल्पग्रस्तों का इतना त्याग है, जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, ज़मीन त्याग दी, घर त्याग दिए, और वो बेघर हो गया, भूमिहीन हो गया, फिर भी उसके लिए आर्थिक विकास महामंडल नहीं है। हर जाति के लिए है। अभी विशिष्ट समाज के लिए गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले, किसी को भी पता नहीं चला, आर्थिक विकास महामंडल की स्थापना की। मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे महाराष्ट्र के किसानों के लिए जिन्होंने अपनी ज़मीन डैम के लिए दी, अगर आज डैम के लिए अगर ज़मीन नहीं दी होती तो डैम नहीं बनते तो पानी नहीं आता। आज अमरावती का अगर उदाहरण लेंगे आप, तो अपर वर्धा धरण से पूरे अमरावती को पानी मुहैया किया जाता है, और छोटे छोटे शहरों को भी और सिंचाई के लिए भी। उस डैम में हजारों किसानों की ज़मीन गई। आज उनके कई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके पास कोई साधन नहीं है। हमारा यही कहना है कि सरकार ने ये आर्थिक विकास महामंडल तैयार करना चाहिए। हमारी ज़मीन देने के बाद में सरकार के तिजोरी में 5000 करोड़ रुपए आ चुके हैं टैक्स के दौर पे। दूसरी बात, 2000 हेक्टर ज़मीन सिंचाई तले आ गई, सिंचाई के नीचे आ गई। हर 2000 हेक्टर 2 लाख हेक्टर ज़मीन सिंचाई पे आ गई। दूसरी बात, वो कहीं माने 10,000 गांव टैंकर मुक्त हो गए। क्यों? कि डैम होगा, पानी की पानी लोगों को मिल रहा है। और तीसरी बात यह है कि टैक्स जो पानी लोगों को दिया जा रहा है, वो टैक्स वसूल किया जा रहा है पानी से, वो किसके तिजोरी में जा रहा है? गवर्नमेंट के जा रहा है। माने आज हज़ारों करोड़ डैम बनने से सरकार को फ़ायदा हो रहा है, हज़ारों करोड़ का। आज हम अगर सरल खरीदी के रूप में इस किसानों को अगर सरकार मदद करना चाहती है तो सरकार को केवल 3 से 4 हज़ार करोड़ चाहिए, 3 से 4 हज़ार करोड़ इतने चाहिए। हमारा यही कहना है। और ये हमने 5-7 साल से हमारा ये आंदोलन चालू है। और अभी आप जानते होंगे, आपके चैनल के माध्यम से भी ये खबर गई होंगी, हमने 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक नागपुर पे शीतकालीन अधिवेशन में हमने लॉन्ग मार्च निकाला था। उस समय 12 तारीख को शाम 7 बजे माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब ने हमारे साथ में आधे से पौना घंटा मीटिंग कराए, और मीटिंग में हमारी सारी बातें हमारी सुन ली। और हमने भी सुना है कि सर, ये जो मुद्दा है ये पूरे महाराष्ट्र का नहीं है, ये केवल और केवल पश्चिम विदर्भ का है। अच्छा, तो प्रशासन ने आपकी बात सुनी, देवेंद्र फडणवीस ने आपसे बात की, उसके बाद उनका क्या रवैया रहा? क्या लिखित में कोई आदेश दिया गया या सिर्फ मौखिक रूप से बात की गई थी?
मेन बात ये थी कि जो प्रशासन में बैठे जो उच्च अधिकारी है उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को गलत ब्रीफिंग किया था। इसके कारण उनके दिमाग में बहुत इनको दिया तो पूरे महाराष्ट्र को देना पड़ेगा और महाराष्ट्र को देना पड़ेगा तो कई लाख करोड़ का खर्चा आ सकता है। लेकिन हमने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को पूरी बात समझाई और ये कितना खर्चा आ सकता है और वो एग्री हो गए। और एग्री होने के बाद में उन्होंने नियम से रीतसर बैठक लगाई है। दूसरे दिन 13 तारीख को फिर से बैठक लगाई और बैठक में हमको उन्होंने सारे मुद्दे समझ लिए, अधिकारी को बता दिए और 15 जनवरी 2024 की तारीख हमको तय की थी, निश्चित की थी। 15 जनवरी 2024 को हम इस पर अंतिम बैठक लेंगे और अंतिम बैठक में एक अच्छा निर्णय लेंगे, आपको गुड न्यूज़ देंगे। और ये सीएम साहब ने भी बोला था और डिप्टी सीएम साहब ने भी बोला था। और 15 तारीख जाने के बाद अब तीसरे महीने की 15 तारीख आ रही है, लेकिन फडणवीस साहब ने बैठक नहीं ली। उसके बीच में 2-3 बैठक प्रशासन के साथ हमारी हो गई मुंबई में और सब प्लेटफॉर्म तैयार है, सब रेडी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब अगर मीटिंग लेते हैं तो तुरंत ये निर्णय हो सकता है और उन्होंने नहीं ली। इसके लिए फिर से हम लोग रास्ते पर उतर गए। आज इरविन चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला और उसको हमने आमरण उपोषण में परिवर्तित किया। अच्छा सर, ये बताइए कि अभी आपके साथ कितने किसान हैं और कितने जिलों के किसान आपके साथ में खड़े हैं? हमारे साथ में विदर्भ से कम 8 से 9 जिले के किसान हैं जो डैम से प्रभावित हैं और हज़ारों लोग हैं और बहुत सारे लोग आने वाले हैं क्योंकि बहुत से त्यौहार वगैरह आ गए, इसके कारण नहीं आ पाए। किसान है, आगे खेती के भी काम है, वो सब संभाल के वो सब मैनेज करके आना पड़ता है। हज़ारों किसान यहाँ पे आए हुए हैं और जमेंगे भी। और सरकार के देखिए अभी आचार संहिता लगने वाली है। हमने ये तय कर लिया, किसानों ने एक खून घाट कर ली है कि अगर ये 7-8 दिन के अंदर में जनप्रतिनिधि, मंत्री महोदय और प्रशासन ने हमारा एक निर्णय नहीं लिया तो इसी बीच में हम इस आंदोलन को उग्र करेंगे और आने वाली इलेक्शन में किसी भी गांव में उम्मीदवार को या विद्यमान आमदार को घूमने नहीं देंगे और हर मंत्री को हम जहाँ दिखे वहाँ अड़ाएंगे और हमारी मांग उनके सामने रखेंगे। मतलब आपका कहना ये है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन का स्वरूप और उग्र किया जाएगा और आने वाले चुनावों में भी आप नेताओं को अपना आक्रोश दिखाएंगे। ऐसे में सत्ता पलट के दौरान किसानों का एक बड़ा योगदान रहता है वोट के हिस्सेदारी में। तो किसान ने ठान लिया है कि बाकी क्षेत्र के किसान भी आपके साथ में हैं कि सिर्फ आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है? नहीं, पूरे किसान हमारे साथ में। 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में अमरावती ज़िले के 300 से अधिक गांवों में हमने बहिष्कार किया था इलेक्शन पे और उस समय उसका रिजल्ट क्या आया था पूरे मीडिया को पता है और पूरे हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन हैं उनको सबको पता है। अभी भी आपको ये बात बता देते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि जो भी मतदार संघ है विधानसभा क्षेत्र के, यहाँ लोकसभा क्षेत्र के, ये पश्चिम विदर्भ और पूर्व विदर्भ में हमारे 22 से 25 है। 22 से 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हमारे प्रकल्पग्रस्तों के जो मतदाता है वो निर्णायक है, वो निर्णायक है। वो जो थाम लेंगे उसी को, जिसको वोट देंगे वही उम्मीदवार चुन के आ सकता है। ये हमारी भूमिका है और इतने हमारे निर्णायक मतदाता हैं, इसको समझना चाहिए। हमारे आपके मीडिया के माध्यम से हम लोग जितने भी पॉलिटिशियन हैं जो खड़े रहना चाहते हैं, जो विद्यमान हैं, उनको कहना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास समय है, इस बात को गंभीरता से लीजिए और किसानों की, हमारे जो डैम अफेक्टेड लोगों की जो डिमांड है उसको तुरंत आप निर्णय में बदल दीजिए और न्याय दीजिए। रास्ते मांगने हमारे, इसमें कोई गलत नहीं है। हमने ऑप्शन दिए, हर बात में ऑप्शन दिए उनको, ऐसा नहीं कि हम अड़े हुए हैं। आप चर्चा को बुलाइए और उसमें हम लोग आगे पीछे करके, हम तड़जोड़ करके हमारे मुद्दे के लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन चर्चा करना चाहिए, पॉजिटिव करना चाहिए। ताई, क्या मांगे हैं आपकी? किस मांगों को लेकर आप यहाँ पे बैठी हैं? आमच्या या लोकांनी सरळ पद्धतीने विक्री करून घेतली, खरेदी करून घेतली आमच्यापासून। तर आम्हाला फक्त न्याय पाहिजे आणि आमचा मोह बदला पाहिजे। अच्छा, कहाँ से हैं और आपका क्या नाम है? माझं नाव आहे सुलोचना बाबाराव उपासे, राहणार वाठोडा। अच्छा, आप अकेली आई हैं कि? जिल्हा अमरावती। अच्छा, अकेली आई हैं कि किसी के साथ आई हैं आप? आपके घर के कोई और हैं? आम्ही दोघी चाललो वाठोड्यातून। तर सरळ पद्धतीने आमची जमीन त्यांनी खरेदी करून घेतली।
आणि आम्हाला मोबदला काही मिळाला नाही. फुकट जमिनी गेल्यासारख्या गेल्या. लहान लहान पोरं आमचे या रस्त्यावर उतरले आहे. आता माझा लहान मुलगा एक एवढा बिमार आहे की त्याला एक मुलगा आहे बघ 4 वर्षाचा आणि तो खूपच बिमार आहे. अच्छा, कितनी ज़मीनें गई थी आपकी ये बताइए. माझी 4 एकर शेती होती आणि मोटर पंप. झाडेसुद्धा त्यानं मांडले नाही, लिहून नाही नेले. तर 4 एकड़ जो ज़मीनें गई थी उसके बदले आपको कितने पैसे दिए गए थे? 10 लाख. काही कवडी मोल पद्धतीनंच घेतली नाही ना त्यांनी आपली जमीन. नौकरियों की जैसे कि बात कही गई कि कागज़ पे बिना बताए आपसे हस्ताक्षर लिया गया था, ऐसा कुछ हुआ था? नाही कागद नाही. पण त्यानं मीटिंगच घेतली नाही ना आमच्या. कशाचीच मीटिंग नाही घेतली. हां, शेतीची म्हणजे आम्ही तुमची शेती घेणार आहे की काही का मीटिंग नाही घेतली, काहीच नाही. क्या नाम है काका आपका? अब्दुल जाहिद. अच्छा, आपकी कितनी ज़मीनें गई है? 4 एकड़ गई. कितना पैसा मिला था उसका? उसका 5.5 लाख रुपए, जिसमें संतरे के भी झाड़ थे और इरिगेशन था. और हमारे से बुद्धू बना के वो ज़मीन ले लिए, यानी बिना इसके बुलडोजर खेत में डाल दिए थे. बिगर नोटिस के, बिगर इसके हमारे खेत में जैसा बांध गिरा था, वो बांध में बुलडोजर डाल दिए. तो किन मांगों को लेकर आप यहाँ पे आए हैं? बस वही हमारा बेनिफिट हमको मिला नहीं, उसमें मिलना चाहिए. नौकरी का बोले थे, नौकरी भी नहीं मिली बच्चों को हमने D.Ed B.Ed करा लिए दोनों. और बस अब हम ऐसा कंडीशन हो गया कि हमारे खाने के वांदे, यानी पैरों से भी काम वाम नहीं होता. बच्चे पढ़े लिखे हो गए, वो भी मजदूरी नहीं कर सकते, ऐसी हालत होगी. आम्हाला त्यांनी असं वाऱ्यावर असं सोडूनच दिलं. सर्व्हिस देईन, पुन्हा तुम्हाला वाढीव पैसा देईन आणि काहीच त्यांनी आमची दक्षता घेतली नाही. आता काय करावं. इधर उधर से दलाल लगा के वो हमारी ज़मीन खरीदी. अभी इनको भी बेवकूफ़ बना दिए. मतलब तुमको नौकरी देंगे, ऐसा करेंगे और आगे तुमको और फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा बोल बता के हमारे से वो ज़मीन खरीद लिए. और वो क्या क्या लिखे, हमको तो ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता इंग्लिश में, वो साइन ले लिए. काका कहाँ से है, क्या नाम है आपका? मैं तलेगांव मोना से हूँ, तालुका चांदूर बाज़ार. अच्छा, किन मांगों के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं? मैं इस मांगों के लिए पहुँचा हूँ कि हमारी खरीदी सरल हाथ से हो गई. हमको 1.5 लाख रुपए एकड़ से वलीद के पैसे मिले. मेरे पास में सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन थी और अब मैं भूमिहीन हो गया. आपकी जो ज़मीन थी 2 एकड़ ही ज़मीन थी और वो भी सरकार ने ले लिया. उस कृषि भूमि थी, आप उस पर किसानी करते थे. किसान 2 एकड़ पर हमारा पेट को भरते थे हम. कितने पैसे दिए गए थे काका आपको? 2 लाख रुपए. 2 लाख पैसे से क्या उसका भरपाई हो पाया था? आप ज़मीन खरीदे थे उसके बदले? कुछ भी नहीं हुआ, चले गए पैसे वैसे. ज़मीन कहाँ होंगी? हाँ, अभी आप क्या करते हैं काका पेट भरने के लिए? मजदूरी. मजुरी चालली आहे आता करणं. हम नागपुर को पैदल गए थे. अभी नागपुर को हम पैदल गए थे. वहाँ हमने 7 दिन पैदल गए नागपुर को. वो फडणवीस ने बोला था क्या भाई, हम तुम्हारा जनवरी के 15 को हम तुमको गुड न्यूज़ देंगे. लेकिन अब 3रा महीना आ गया, अभी तक की गुड न्यूज़ नहीं मिली. काका, जैसे कि फडणवीस सरकार ने आपसे बात भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों का कोई निराकरण नहीं किया गया. आज आपको सड़क पर उतरना पड़ रहा है. क्या लगता है कि अभी आने वाले चुनाव में आप दोबारा फडणवीस को चुनेंगे? हमारा अगर से काम होगा है, हमारा अगर से धर्मग्रस्तों का पूरे काम होगा है, तो हम जो काम हमारा करेंगे हम उसको मतदान ज़रूर करेंगे. ज़रूर करेंगे. अगर से काम नहीं हुआ तो हम मतदान हम जो आज की सरकार है इनके विरोध में करेंगे मतदान. हर अमरावती का हर धर्मग्रस्त, वाशिम, अमरावती, अकोला, ये सब धर्मग्रस्त प्रचार करेंगे विरोध में. इनके प्रचार करेंगे इनके विरोध में. तो ऐसा हमारा कहना है, हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे. ये काम करने को तैयार ही नहीं है. ये उपोषण तो अभी 4थे से है यहाँ पर.
लॉन्ग मार्च भी हो गया नागपुर का, वहाँ भी गए थे। वहाँ जाने के बाद में बातचीत भी हो गई, सब हो गया। शिंदे के साथ में भी बातचीत हुई, फडणवीस के साथ में हुई, अजित पवार के भी साथ में हुई। 15 तारीख भी दे दिए थे कि 15 तारीख को तुम्हारा निकाल हम कर देंगे, आने वाले जनवरी के 15 को। और निकाल कुछ करे नहीं। तो अब हमारे धनग्रस्तों ने, 5 जिले के धनग्रस्तों ने ये ठहरा लिया कि जो अपना हमारा काम होगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो तुम इनका काम करेंगे नहीं। हम इनके विरोध में प्रचार करेंगे, प्रचार। हताश दिख रहे ये किसान। सड़कों पर उतरने के अलावा इनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा है। शायद यही कारण है कि सरकार के ऊपर से इनका विश्वास उठ चुका है। और किसानों का कहना ये भी है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नहीं सुनेंगे तो वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वो सरकार की तख्ता पलट कर देंगे। हमारे प्रकल्पग्रस्त काश्तकार यहाँ सब अमरावती ज़िले में जमा हुए हैं। इसका मेन उद्देश्य कारण ये है कि हमारी जितनी भी ज़मीन काश्तकारों की गई है, हम ये संघर्ष कम से कम 8 या 10 साल से करते आ रहे हैं। 2009 में हमारी ज़मीन गई थी, 1.5 लाख रुपए एकड़, 2 लाख रुपए एकड़ की इरिगेशन की ज़मीन ली गई है, जिसमें हमारे एरिया में संतरे का बाग होता है और संतरे का करोड़ों रुपए का हमारा उत्पादन होता था। लेकिन मेरी 25 एकड़ खुद की ज़मीन गई है धरन के अंदर, दीवाल के अंदर। हम उसमें 15 जनों के नाम है वो 25 एकड़ में। लेकिन आज हम पूरी ज़मीन जाने के बाद में हम भूमिहीन हो गए हैं। और ये भूमिहीन होने का हमने कुछ विरोध नहीं किया, काश्तकार ने सरकार का, गवर्नमेंट का, शासन का विरोध नहीं किया। लेकिन हमने उनको ज़मीन दिया, चलो भाई पानी के लिए ज़मीन चाहिए, हमने विरोध नहीं किया। लेकिन ये लघु पाटबंदर विभाग के जो कर्मचारी है और इंजीनियर जो लोग है, इन्होंने लूटमार की है इसके अंदर। किसी को 13 लाख रुपए एकड़ का खरीदी किया है, किसी को 45 लाख 55 हज़ार खरीदी किया है। लेकिन हमारी ज़मीन जाने के बाद हम पूरी तरह आज भूमिहीन हो चुकी है। इसलिए रोडों पर हम चक्रा मार रहे हैं और 8 या 10 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी नागपुर में हमारी पैदल यात्रा गई थी, वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोले थे कि 15 तारीख को आपको गुड न्यूज़ देंगे। लेकिन वो 15 तारीख चले गई और आज तक के कोई गुड न्यूज़ उसकी आई नहीं। लेकिन शासन ये ऐसा डामाडोल क्यों कर रहा है ये पता नहीं है। लेकिन हम काश्तकारों का तो उपास मारी की पाली आ गई है ना। लेकिन हम अगर काश्तकारी के भरोसे जी सकते तो आज हमको मजदूरी करना पड़ रहा है। आज हमारे पिताजी ने हमारे लिए ज़मीन रखा था उठा के, लेकिन हमने जब गवर्नमेंट को ज़मीन दे दिया तो हमारे बच्चों के लिए हमने क्या रखा है? फिर वो भी भूमिहीन है, आज भी हम भी भूमिहीन है। इसलिए हमारे तरफ अमरावती ज़िले के अंदर इतनी आत्महत्या कर रहे हैं लोग और आज इतनी ज़्यादा परेशान है लोग क्या ये आने वाले इलेक्शन के अंदर हम बहिष्कार डालेंगे। अगर हमारा काम ये 100% करते हैं तो हम इलेक्शन देवेंद्र फडणवीस साहब को और एकनाथ शिंदे साहब को मतदान करेंगे। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम आने वाले इलेक्शन में बहिष्कार डालेंगे। ये हमारी मांगनी है। मेरा नाम है अनुसा भाई भगवान राव नागले, राहनार खड़का। अच्छा, क्यों आई हैं आप? इतने सड़कों में क्यों उतरना पड़ गया आपको? मेरी ज़मीन गई 4.5 एकड़। हाँ, 300 झाड़, संतर का 300 झाड़, हुआ ये सागागडी के झाड होते, सारे धुऱ्यानं सागाडीचे झाडं होते। हां, माय पोरगं एक अखम आहे, आज 3-8 जो माय पाठीमागं आहे, मी काय करणार आहे? हां, 9 जो माय पाठीमागं आहे, मी काय त्याला काय पालवणार आहे? माय लेकरं रस्त्यावर बसले आहे। हां, माय पोरगं एक अखम आहे, बोलता नाही येत, काय न पोट भरण तो। आज 4.5 एकर माय वावर गेलं, 300 झाडं कच कापून टाकले। हां, मी काय करणार आहो? काय न पालन? माय लेकरं रोडवर बसले आहे। ह्या सरकार काय झोपीत आहे काय? हां, त्याला किंमत नाही काय? 15 लाख रुपये भेटले, त्याच्यातले 10 हजार रुपये काटून घेतले। हां, 1.35 माई जमीन घेतली, त्याच्यातली 10 काटले 1 लाखावरचे। आता काय चालू त्याला चाल टाकू काय त्या सरकारले त्याच्या पुढं? हां, अच्छा ताई, कब तक आप यहाँ पे बैठेंगी? मैं जब मेरा पूरा होता जब बैठेंगे यहाँ पर। अच्छा, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप यहीं पे बैठे रहेंगी? मैं हट्टी नहीं यहाँ से। हाँ, सरकार को क्या बोलना चाहेंगी आप? मेरी ज़मीन दो, नहीं तो मेरे पैसे दो। मेरे बच्चे को आज मेरे को रहने को घर नहीं है। मैं क्या उधर ये पाल बता रख के रहेंगे क्या? रोड पर पाल देना ना, रहना क्या? हम पाल दे के ये सारे लोग को घर को आ रहे, हमारे घर को कहाँ गए? अच्छा, आप
आपका मांग है कि या तो ज़मीन वापस करो या तो पैसे मुआवजा पूरा दो। मेरे 4 एकड़ 4.5 एकड़ क्षेत्र ही गया और वो झाड़ ही गया, सब मेरे धूर्धानी हो गई। तो मैं क्या करूँ, कैसे पेट भरूँ? मेरे से काम होता क्या? अच्छा, तो अभी आपकी ज़मीनें चली गई, क्या किन माध्यमों से आप अपनी आजीविका चलाती हैं? पेट कैसे भरती हैं आप? काम को जाती, मेरे से काम नहीं होता, तेरी काम को जाती। कितनी उम्र होगी आपकी जो आपको मजदूरी करने जाने पड़ रही है? मेरी 60 की हो गई। अच्छा, 60 की उम्र हो गई है आपकी मजदूरी करने। पहले आप किसानी करती थी, संतरे लगाती थी। हाँ। मेरे पास खेती होती तो मेरे को काम को काहे को जाना पड़ता? हाँ, अब काम को जाना पड़ता। अब काम मेरे से काम होता क्या? हाँ, अच्छा, 2 लाइन में आखिरी में बोल दीजिए कि अगर सरकार आपको आपकी ज़मीन दे या नहीं दे, जो भी है, लेकिन आप क्या बोलना चाहेंगी सरकार को? 2 लाइनों में बोलिए। मेरे को पैसे होना। अब मेरे को जे 7 दिवस आम्ही पैदल चाललो नागपूरले, आमची हे आहे काय पैदल चालायची, त्याला तरी लाज नाही वाटली काहीच। हां, काही म्हातारे माणसं पैदल चालून राहिले, त्याचे डोळे काय फुटले आहे काय त्या सरकारचे? हां, आमचे एवढे वाके लावले, आमची जमीन हिसकून घेतली ना। हां, खोट्या साया घेऊन आमची जमीन घेतली त्यानं। तो जैसा कि आपने सुना कि मनोज भाऊ ने कहा कि ये वो किसान हैं आंदोलन पर बैठे, ये वो किसान हैं जिन्होंने महाराष्ट्र शासन को अपनी ज़मीनें दी और उसी ज़मीनों पर महाराष्ट्र शासन ने डैम निर्माण किया। आज उसी डैम के बदौलत पूरे अमरावती और विदर्भ क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन ज़मीन देने वाले यही किसान बेबस होकर आंदोलन पर बैठे हैं। आंदोलन ये आज की नहीं, ये 6 से 7 साल पुराना आंदोलन है और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अमरावती के लोग नहीं हैं, बल्कि 8 से 9 ज़िलों के लोग इसमें शामिल हैं। इन किसानों की सुनने वाला कौन है? कौन इन्हें उम्मीद देगा? कौन इनकी मांगों को पूरा करेगा? देखते रहिए अमरावती मंडल न्यूज़। कैमरा पर्सन कुशल के साथ मैं दीप्ति।